सरला की बेटी की शादी को कुछ ही महीने बीते थे तो सरला के घर उसकी बेटी और दामाद का आना जाना होने लगता है। अब एक रोज देर रात करीब 11 बजे सरला की बेटी सीमा और दामाद राजेश का आना होता है और अपनी बेटी को इतने बजे रात को अपने घर देखकर सरला अपनी बेटी और दामाद से कहती है, सीमा कैसे आना हुआ, बता दिया होता। और इतनी रात सब ठीक तो है? दामाद जी आइए। हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। बस हम इनकी बुआ के घर आए थे और रात हो गई थी तो हमने सोचा क्यों ना आज यहीं रुक जाए, रात भी काफी हो रही थी ना। बहुत अच्छा किया सीमा। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? देख सीमा और दामाद जी आए हैं। अब सरला की बहू पूनम और बेटा अशोक अपनी कमरे से निकल कर आते हैं और काफी समय तक तो सभी हॉल में बैठकर बातचीत करते हुए खाते हैं। तभी सरला कहती है, अशोक देख सीमा और दामाद जी तेरे वाले कमरे में सो जाएंगे और पूनम मेरे साथ मेरे कमरे में, तू हॉल में सो जाइयो। माँ मैं तो अकेले सो भी नहीं सकता, मुझे बहुत डर लगता है। आप ये बात जानती हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए माँ। याद रहे ये घर अब भी मेरे नाम पर है, तो सोच समझ कर बोला कर। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे आप वैसा करो। मेरा क्या है, ना शादी से पहले इज्जत थी और ना शादी के बाद मेरी कोई इज्जत है। अब अशोक अपनी पत्नी पूनम को बुलाकर अपने कमरे से तकिया चादर लेकर हॉल में रखता है। तभी पूनम अपने पति से कहती है, तुम बोल नहीं सकते कि मैं नहीं सो सकता हॉल में? कब तुम्हारा मुंह खुलेगा? चुप करके ना काम करो जल्दी जल्दी। हाँ हाँ कर ही रही हूँ, जब मन होता है तब मुंह उठाकर चले आते हैं। अब सीमा और राजेश अशोक और पूनम वाले कमरे में सोते हैं और पूनम अपनी सास सरला के साथ और अशोक हॉल में मच्छरों के साथ सोता है। अब अगली सुबह सरला अपने बेटे अशोक को उठाकर कहती है, उठ भी जा अशोक, और जाकर दामाद जी के लिए चाय बनाना है, दूध लेकर आ। माँ आप भी ना, ये काम तो सीमा भी कर सकती है ना, या आप भी जा सकते हो। सीमा अभी उठी नहीं है, आराम से उठाऊंगी उसे। बेचारी कैसे रहती होगी अपने ससुराल में। हाँ हाँ क्यों नहीं, शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी जहन्नुम हो जाती है, मुझे ही देख लो। अब चाय नाश्ता हो जाने के बाद अशोक अपनी माँ सरला से कहता है, माँ सुनो ना, आज ना पनीर मंगवा लो, बहुत दिन हुए खाए हुए, और आज तो जीजा जी भी आए हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है। नहीं नहीं, औकात नहीं तेरी ढेले भर की, और खाएगा पनीर, चुप कर। तभी उधर से सीमा का आना होता है और वो आते ही अपनी माँ सरला से कहती है, सुनो माँ, वो कह रहे थे कि पनीर की सब्जी बना लो क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। क्या बात कर रही है, दामाद जी नॉनवेज नहीं खाते? कोई नहीं, अभी पनीर मंगवाती हूँ। अशोक कहाँ चला गया? जाकर 1 किलो पनीर ले आ। ओहो क्या कहा आपने, पनीर? अब आपके दामाद की औकात हो गई पनीर खाने वाली। हाँ मेरी माँ, जा रहा हूँ। धोबी का कुत्ता बना रखा है आप लोगों ने मुझे, ना घर का हो ना घाट का। ये सुनकर सीमा हंसने लगती है। तभी अशोक जाते हुए अपनी बहन सीमा को कहता है, तेरी शादी नहीं हुई होती ना तो सीधा छत पे ले जाता और धक्का दे देता, जैसे दांत दिखा रही है। चल जाके अपना काम कर। भाभी 1 कप चाय मिलेगी क्या? मेरे लिए भी बना दो। अब देर शाम सीमा और राजेश के चले जाने के बाद पूनम अपने पति से कहती है, आपसे कुछ होगा भी नहीं, आप ना यूं ही देखते रह जाओगे, और आखिर आपका वो जीजा जी है ना, वो ये घर लिखवा कर रह जाएंगे। सीमा तो ऐसी थी भी नहीं, ना जाने हर 15 दिन के अंदर क्यों आ जाती है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब देर शाम एक पेपर पर अशोक अपनी माँ को साइन करने को कहता है। ये देखकर सरला अशोक से कहती है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मेरे साइन मांग रहा है जो तू? कहीं ये घर तो नहीं लिखवा रहा अपने नाम? माँ आज राशन लाने गया था, उसने कहा राशन कार्ड को अपडेट करवाओ, उसी के लिए चाहिए था ये। अब ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है। दोनों काफी समय से बातचीत कर रहे थे। तभी सरला विमला से कहती है, विमला काफी समय से तुझसे ये पूछना ही भूल जाती हूँ कि तूने भी क्या अपने राशन कार्ड को अपडेट करवाया है? कौन से राशन कार्ड को? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। लेकिन अशोक ने तो मुझसे कहा था कि उसने राशन कार्ड अपडेट करवाया है। कैसी बात कर रही है सरला? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर होता तो मुझे नहीं पता होता क्या? लो अशोक ही आ गया, उससे ही पूछ लो क्या हुआ है और क्या नहीं। अशोक तूने राशन कार्ड अपडेट करवा लिया? जरा विमला को भी उसके बारे में बता दे। अरे माँ वो तो नहीं हुआ, मुझे किसी ने कहा था और मैं भी परेशान हो गया था काफी। विमला को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। और देर शाम करीब 16 दिन बाद ही सीमा के साथ राजेश फिर से आता है
और फिर से वही प्यार दामाद और बेटी के साथ देखकर अशोक मन में सोचता है, माँ जो भी कर रही है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। मैं माँ को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उनका बेटा हूँ, वो तो दामाद है। सारा परिवार हॉल में बैठा होता है। तभी सरला अपने कमरे से एक सोने की चेन लेकर आती है और अपने दामाद को देते हुए कहती है, दामाद जी ये आपके लिए। मैं शादी में कुछ ज्यादा नहीं कर पाई तो आज आपका जन्मदिन भी है, इसको तोहफा समझ कर रख लीजिए। लेकिन ये तो इनके लिए बनवाया था ना माँ जी आपने, फिर आप ये इन्हें कैसे दे सकती हैं? उसे मैं बाद में खरीद दूंगी। और बहू, जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में बोलना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, मैं क्यों ही बोलूं, मैं तो बस इस घर की नौकरानी हूँ, किसी काम की ही नहीं हूँ ना। अब ये सुनने के बाद राजेश अपनी सास से कहता है, माँ जी मुझे क्या जरूरत इसकी, आपका आशीर्वाद साथ है वो काफी है। उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो तो है ही ऐसी। इधर पूनम अपने पति के कान भरती है और कहती है, सुनो, आज के आज अपनी माँ को अपनी बहन और अपनी जीजा के साथ ना तुम विदा करो, वरना मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। अरे क्या हुआ, जाने दो ना, माँ ने कहा है वो दूसरी चैन दिला देगी। जी मुझे कुछ नहीं सुनना, लो ये कागज और दिखा दो कि ये घर अब तुम्हारे नाम हो चुका है। वो अपनी बेटी दामाद के साथ यहाँ से जा सकती हैं। अब अशोक भी हार कर अपनी माँ को कागज दिखाते हुए कहता है, जी माँ, ये मेरे घर के कागज है, आप इस घर से चले जाओ, या तो सीमा के घर जाओ या कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या बोल रहा है तू? मैं कहाँ को जाऊंगी? बेटा, ये घर मैंने तेरे नाम कब किया? माँ, जब मैंने आपसे साइन के लिए बोला था ना, तभी ये घर मेरे नाम हो चुका था। मुझे माफ करना, मैंने गलती की है, लेकिन मैं पूनम के बिना रह नहीं सकता। अब सीमा को पकड़कर सरला रोने लगती है और सीमा भी ये देखकर अपने पति की तरफ देखती है। तभी राजेश सरला से कहता है, माँ जी चलिए, आपका बेटा आपका नए घर में इंतजार कर रहा है। अब से आप मेरी माँ और मैं आपका बेटा। दामाद जी, ये पाप मुझसे नहीं होगा। मैं बेटी के घर कैसे रह सकती हूँ? मुझसे ये नहीं हो सकता। आप मुझे बेटा तो मान कर देखो, सब होगा। चलो सीमा, माँ का सामान निकालो, मैं गाड़ी मंगवाता हूँ। हाँ हाँ तो ले जाइए ना, किसने रोका है आपको इन्हें ले जाने से? इनके लिए तो बेटे से प्यारा दामाद था और आज भी है, तो ले जाइए इन्हें। और माँ, आप जा सकते हैं यहाँ से, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना दामाद ज्यादा प्यारा था ना, अब रहिए अब अपने दामाद के साथ। अब सीमा भी अपनी माँ सरला को लेकर अपने ससुराल पहुँच जाती है और सरला भी अपनी बेटी के घर रहने लगती है और अपनी बेटी से कहती है, अगर मेरा दामाद आज मुझे यहाँ न लाता तो मैं कहाँ को जाती। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। शांति देवी के एक बेटा नितिन और एक बेटी इशिका थी। शांति देवी के पति का देहांत काफी समय पहले हो गया और उसने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की थी। शांति देवी का बेटा नितिन अब शादी लायक हो चुका था और शांति देवी उसके लिए एक सुंदर सी लड़की पसंद करके उसकी शादी कर देती है और विदा होकर जब उसकी बहू अपने ससुराल की चौखट पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी होती है, तभी शांति देवी की पड़ोसन जानकी कहती है, अरे शांति बहन, तुम्हारी बहू सुंदर तो है, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो एक पतली दुबली हिरनी की जैसी है, लेकिन जरा इसे तो देखो, ये तो कितनी मोटी है। मैं भी यही सोच रही हूँ। जब हम बहू को देखने गए थे तब तो ये सूट में एकदम स्लिम ट्रिम लग रही थी, इतनी जल्दी मोटी कैसे हो गई? क्यों बहू, शादी की खुशी में कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया क्या, जो इतनी फैल गई? मोनिका वहाँ खड़ी सभी औरतों की और अपनी सास की बात सुनती है तो बीच में ही बोल पड़ती है, नहीं नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मैं अभी भी उतनी ही पतली हूँ। अच्छा बहू, मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं मोटी ज्यादा कपड़े पहनने की वजह से लग रही हूँ। पतली मैं अभी भी उतनी ही हूँ जितनी की माँ जी मुझे देख कर गई थी। पर बहू, तूने इतने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अभी इतनी ठंड तो नहीं आई। हाँ बहू, अभी तो अक्टूबर का ही महीना शुरू हुआ है, तुझे अभी से इतनी ठंड क्यों लग रही है? तुझे बुखार शुखार तो नहीं है ना? ला जरा देखूं। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे कोई बुखार नहीं हुआ है, वो मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अच्छा चल, कोई बात नहीं बहू, आजा घर के अंदर आजा, अब थक गई होगी। अब शांति देवी अपनी बहू मोनिका का गृह प्रवेश करती है और घर में लेकर आती है। अब मोनिका और नितिन आराम करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और मोनिका अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभालती है।
लेकिन ठंड जैसे जैसे बढ़ रही थी, शांति देवी की बहू मोनिका को कई दिक्कतें होने लगी थी। जैसे ज्यादा कपड़े पहनने की वजह से उसे घर के काम करने में परेशानी हुआ करती। ऐसे ही एक दिन इशिका सुबह सुबह अपने कमरे से चिल्लाती हुई बाहर आती है। माँ कहाँ हो? अरे क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है? माँ देखो ना, मेरा नया स्वेटर मिल नहीं रहा है। मैं भी कुछ दिनों पहले ही लाई थी। मैंने उसे छत पर सूखने के लिए डाला था, अब पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। अरे जाकर दोबारा देख, कहाँ गया होगा छत से। मैं तो पहनूंगी नहीं तेरा स्वेटर, जा छत पर देख कर आ। माँ मैंने एकदम अच्छे से छत का कोना कोना देख लिया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। देखना, मुझे कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा है। इशिका इतना बोल ही रही थी कि तभी मोनिका अपने कमरे से बाहर आती है। तो इशिका उसे देखकर कहती है, अरे भाभी, ये स्वेटर आपके पास है? माँ मैं कब से इसी स्वेटर को ढूंढ रही हूँ। बहू तूने इशिका का स्वेटर क्यों पहना है, तेरे पास नहीं है क्या? हाँ भाभी, अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे मांग लेती। यूँ बिना बताए आप मेरा स्वेटर ले आई। पता भी है मैं कब से ढूंढ रही हूँ। देखो कॉलेज के लिए भी लेट हो गई। इशिका मुझे माफ कर दो, मेरे पास स्वेटर तो है, लेकिन तुम्हारा स्वेटर बहुत ज्यादा गर्म है। इसे पहनने से मुझे कम ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने इसे पहन लिया और तुम्हें बताने का मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। ये लो इशिका, तुम्हारा स्वेटर। कोई बात नहीं भाभी, आप वो स्वेटर पहने रहिए, मैं कोई दूसरा स्वेटर पहन लूंगी। हाँ इशिका, तू कोई दूसरा स्वेटर पहन ले। इतना कहकर इशिका और शांति देवी वहाँ से चले जाते हैं और मोनिका घर के कामों में लग जाती है। अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन नितिन सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आता है और हॉल में बैठी अपनी माँ से कहता है, माँ नाश्ता बन गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रुक बेटा, अभी जाकर देखती हूँ। बहू ने अभी तक नाश्ता बना तो लिया ही होगा। इतना कहकर शांति देवी किचन में मोनिका को देखने जाती है तो वो देखती है कि मोनिका गैस से सब्जी की कढ़ाई को उतारकर साइड रख देती है और गैस पर अपने हाथों को सेकने लगती है। ये सब देखकर शांति देवी मोनिका से कहती है, अरे बहू ये तू क्या कर रही है? माँ जी, वो थोड़ी ठंड लग रही थी, इसलिए हाथ सेक रही हूँ। तुझे पता है ना, नितिन के ऑफिस जाने का समय हो चुका है और तूने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। लंच तो दूर की बात है। माँ जी मैं बस थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। बस बहू बहुत हो गया, जब से तू घर में आई है तेरे यही ड्रामे देखे जा रही हूँ। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अरे इतनी ठंड लगती है तुझे तो आग जला लिया करना, मना थोड़ी किया है तुझे। लेकिन नहीं, तुझे तो बस काम से बचने के बहाने चाहिए। ऐसा नहीं है माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर शांति देवी हॉल में चली जाती है और नितिन से कहती है, नितिन बेटा, आज तुझे बिना नाश्ता किए ऑफिस जाना होगा। क्यों माँ? तेरी बीवी ने खाना ही नहीं बनाया। मैडम जी बैठकर गैस पर हाथ सेक रही थी। कोई बात नहीं माँ, आप गुस्सा मत करिए, आज मैं बाहर से कुछ लेकर खा लूंगा। इतना कहकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है और शांति देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और मोनिका घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ अब ठंड भी बढ़ने लगती है और अपनी सास शांति से डांट सुनने के बाद से मोनिका गैस पर हाथ सेकने की बजाय अपने लिए एक तसले में आग जला लिया करती, जिससे वो काम करते करते बीच बीच में हाथ भी सेक लिया करती। ऐसे ही समय बीतता है और मोनिका की सर्दियां भी। ऐसे ही एक दिन शाम के समय मोनिका रात का खाना बनाकर टेबल पर रख देती है और फिर सभी घर वाले खाना खाने के लिए आते हैं। तभी शांति देवी हैरानी से कहती है, अरे बहू, खाने की टेबल पर तो खाना रख दिया, यहाँ की कुर्सियाँ कहाँ गई? हाँ मोनिका, घर की कुर्सियाँ कहाँ गई सारी? माँ जी वो क्या माजी माजी कर रही है, बताना कहाँ गई कुर्सियाँ? माँ जी वो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो तसले में रोज सारे दिन आग जलाने की वजह से घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई, तो मैंने इन कुर्सियों को तोड़कर ही जला लिया। क्या कुर्सियाँ जला ली? हाँ माँ जी। अरे तेरे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है क्या? तुझे जलाने के लिए लकड़ियाँ ही चाहिए थी तो मुझसे बोल देती, तूने तो घर की कुर्सियों में ही आग लगा दी। हाँ मोनिका, तुम्हें माँ से नहीं बोलना था तो तुम मुझे तो बता सकती थी ना। इतनी भी तो ठंड नहीं हो रही कि तुम एक भी दिन बिना आग सेके ना रह सको। माँ जी, नितिन मुझे माफ कर दो। हाँ, पहले बर्बाद कर दो फिर माफी मांग लो। तेरा क्या भरोसा, कल को घर में आग लगाकर उसमें भी हाथ सेकना शुरू कर दे। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस औरत का। माँ जी सुनिए तो।
इतना कहकर शांति देवी गुस्से में बिना रात का खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है और नितिन भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। मोनिका को अपनी सास की बात का बहुत बुरा लगता है और उसे ये भी पता होता है कि वो गलत कर रही है, लेकिन वो अपनी ज्यादा ठंड लगने की आदत से बहुत परेशान थी। ऐसे ही समय गुजरता है और यूं ही मोनिका कभी कुछ जलाकर तो कभी कुछ चीजों का सहारा लेकर अपनी ठंड को कम करने की कोशिश किया करती। ऐसे ही एक दिन शांति देवी कुछ लोगों के साथ घर में आती है, जिन्हें देखकर मोनिका कहती है, माँ जी ये लोग कौन है और इनके हाथ में हीटर? बहू थोड़ी देर सब्र कर, फिर मैं तुझे सब बताती हूँ। ठीक है माँ जी। अब कुछ ही देर में वो सभी लोग घर में 3-4 हीटर फिट करके चले जाते हैं और शाम को जब सब घर वाले खाना खाने बैठते हैं तो नितिन कहता है, माँ घर में इतने सारे हीटर, इन सब की क्या जरूरत थी? हाँ माँ जी। मैंने ये सभी हीटर बहू के लिए लगवाए हैं। हम सभी जानते हैं कि बहू को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिसकी वजह से उसे घर के काम करने में भी दिक्कत होती है और साथ ही घर में तसले में आग जलाने की वजह से घर भी काला हो जाता है। अब घर में हीटर लग गए हैं तो घर गर्म रहेगा, जिससे बहू को कम ठंड लगेगी। शांति देवी की ये बातें सुनकर नितिन और मोनिका खुश हो जाते हैं और अब से मोनिका को गर्म घर में रहने की वजह से कम ठंड लगती है और अगर लगती भी तो वो हीटर में ही हाथ सेक लिया करती